हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में कनिष्ठाज गार्डन एंड होम में। हे प्लांटहॉलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में जिसका नाम है अलमांडा, जिसे हम ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं और इसे टिकोमा भी कहते हैं कुछ लोग। टिकोमा, अलमांडा, ट्रम्पेट वाइन, कुछ भी नाम ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, मतलब झाड़ी नहीं बोलेंगे आप, बेल नुमा पौधा होता है और ये श्रब की तरह बढ़ता है। और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। अगर मिट्टी की हम बात करें तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है, और मिट्टी की जो बात करें पीएच लेवल की, तो इसको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। पानी की अगर बात करें तो पानी इसको रोज़ देना होता है, लेकिन वही प्रॉब्लम कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसकी भी रिक्वायरमेंट है और प्लांट की तरह। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतना सारा फैला हुआ है ये प्लांट, लेकिन अब हम इस प्लांट को ना एक शेप देंगे पर्टिकुलर, ताकि ये सुंदर लगे। अब क्योंकि मैं इसको चढ़ा तो सकती नहीं हूँ ऊपर, बहुत ऊंचे तक मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसको एक खूबसूरत टोपियारी की शेप हम देने वाले हैं। ज़्यादा कटिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ कुछ चेंजेस हम करेंगे और फिर देखना आप इसका जो एक्चुअल जो शेप होगा वो कैसा होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके मिट्टी का कैसे रख रखाव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पौधे को बनाते हैं और भी खूबसूरत। सबसे बड़ा गमला है मेरे गार्डन का ये, और सबसे ज़्यादा वजन है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सोइल ही है 80% 85% और कंपोस्ट है बस, और कुछ भी नहीं, कोकोपीट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहुत भारी है ये गमला और मैंने उसको उठाया बड़ी मशक्क़त के साथ। और मैं अब यूज़ करने वाली हूँ इन प्लास्टिक टाइल्स का। आप चाहें तो रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रस्सी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कंपैरेटिवली ये मुझे ठीक लगे, कॉम्पैक्ट लगे, क्योंकि रस्सी के अंदर अक्सर क्या होता है, जो स्टेम इतना एरिया होता है ना प्लांट का स्टेम का, वो मॉइस्चर रिटेन करने की वजह से कई बार स्टेम गल जाता है, क्योंकि हम इसे परमानेंट रखने वाले हैं सालों साल। तो ये वाला जो टाई होता है ये अच्छे से काम करता है और बांधने में भी आसान होता है। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो हम टेम्परेरी काम करते हैं ना, किसी भी टोपियारी में, किसी भी बोनजाई में, तो हम रस्सी बांध सकते हैं कॉटन वाली, ताकि हम समय पर उनको खोल भी सकें। तो एक्चुअली मैं अभी क्या कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा, सारी की सारी ब्रांचेस को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और ये एक में तो नहीं आ रही हैं, आधे आधे पार्ट की मैंने एक में बंद कर ली और आधे की एक में बंद कर ली, और ये फूल गिर गया जो गया मेरे कानों पे। बन गई है अभी सूरजमुखी। तो मैंने इस पौधे को पिछले साल इसको हार्ट शेप दिया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको मैंने हार्ट शेप में मोल्ड किया हुआ था, लेकिन अभी इसको पॉसिबल नहीं है। इसकी ब्रांचेस जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखर गई हैं, और अधिक कटिंग मैं इस पौधे की अभी करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझसे होती ही नहीं है। जब फूल आए होते, कलियां आई होती हैं, उस टाइम पे मेरे से पौधे काटे ही नहीं जाते हैं। तो ये मेरी कमज़ोरी कह लीजिए, या फिर कमज़ोर गार्डनर हूँ ये कह लीजिए। मैंने कोशिश किया उसको उसी शेप में ढालूँ, पर नहीं डाल पाई। तो हम कुछ और शेप क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन खूबसूरत तो बनाएंगे। अब मैं वो ब्रांच निकाल रही हूँ जो डोरमेंट हो चुकी हैं, मतलब न तो वो मर रही हैं और ना ही वो बढ़ रही हैं। ऐसी ब्रांचेस डोरमेंट ब्रांचेस कही जाती है, जिनकी टिप पर के ऊपर से ग्रोथ बंद हो जाती है। तो हमें उनकी काट देना ही बेहतर होता है, ताकि जो थोड़ा सा उन्हें नीचे की जगह छोड़ करके तने के साथ, और उसे कट कर देना चाहिए। उसके अंदर नई ब्रांचेस आती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, और फूल भी ज़्यादा आते हैं। वो सारी की सारी ब्रांचेस मैं ढूंढ कर काट रही हूँ, जिनकी ऊपर से ग्रोथ रुक चुकी है। तो यही करना आपको भी, मतलब मॉनसून में आप जितनी कटिंग करेंगे ना पौधों की, उतनी ही आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी पौधे के अंदर। ये खास बात है। अगर आप, मतलब कोई एकदम प्रोफेशनल वाला गार्डन होता ना, तो क्या करता, जैसे मैंने बांध दिया है ना, इसको पकड़ के इसको गर्दन के ऊपर से उसको पूरा कट कर देता, और वो गुच्छों गुच्छों में फूल आते फिर उसके अंदर। लेकिन मेरे से नहीं होता। अब यहाँ पे मेरे बाल अटक गए, बार बार अटक गए थे इसके अंदर, बहुत परेशान हो रही थी मैं। तो मैं सिर्फ वही ब्रांचेस काट रही हूँ जो कि डोरमेंट हो गई। गलती से मैंने ये वाली भी काट दी, और ये कट गई, बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने गमले में रख दिया इसको। कटिंग लगा दी, ग्रो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलमांडा प्लांट की। सिर्फ कटिंग प्रूनिंग ही नहीं, शेपिंग ही नहीं, ये इसको हम ग्रो कैसे करते हैं। तो ग्रो करने के लिए हमें इस तरह की ब्रांच चाहिए जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन टाइप कुछ भी नहीं हो। आप देखेंगे जब भी कई कई बार प्लांट्स में ना जो उनकी ब्रांचेज होती हैं उनमें ऐसे होल हो जाते हैं, दिख रहा है आपको। तो ऐसी वाली ब्रांचेस को आपको पौधे से अलग कर देना होता है काट करके, बिल्कुल, क्योंकि इसके थ्रू ही पानी और कीड़े जो है वो घुसते हैं और हमारा पौधा पूरा खराब हो जाता है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये
पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है, आप इसे इंडोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये धूप बहुत पसंद करता है, इसे कम से कम 4 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए होती है और ये आउटडोर वाला प्लांट है। इसमें आप कोकोपीट ना मिलाएँ तो बेहतर है, इसमें आप सोइल और 80% सोइल और 20% अगर कंपोस्ट डालें या फिर गोबर की खाद डालें, बेस्ट है। मानसून सीज़न इसका बहुत अच्छा सीज़न होता है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है और सावन में इसके फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। कई लोग, हालाँकि कई लोग नहीं, मैं भी इसको पहले कनेर समझती थी, भगवान को कनेर समझकर इसके फूल चढ़ाती थी और कनेर समझकर ही मैं इसको लाई थी। बाद में मुझे मालूम चला इसका नाम टिकोमा है, अल्मांडा है, ये कनेर नहीं है। उसके जैसा ही दिखता है, तो कनेर भी सावन में बहुत ब्लूम करता है और ये भी सावन में यानी मानसून में बहुत ब्लूम करता है ये पौधा। तितलियों के लिए तो ये घर बन गया है और तितलियाँ बहुत आती हैं इसके ऊपर। तो काट-छाँट के बाद मेरा ये पौधा कुछ ऐसा बन गया, तो मेरा थीम था इसको गुलदस्ते के जैसा बनाने का। अभी क्या है, अभी इस पे कलियाँ और फूल आए हैं, जब ये फूल निकल जाएँगे तो मैं इसकी अच्छे से प्रूनिंग करूँगी और ये एकदम गुलदस्ते जैसा बन जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम, और जो कटिंग अच्छी-अच्छी हमारी निकली है, उनसे हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए एक हेल्दी सी कटिंग चाहिए जिसके अंदर नोड हो और वो नोड हम इस मिट्टी के अंदर डालेंगे। कम से कम 3 नोड हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो कम से कम 6 नोड तो होने चाहिए। और मिट्टी जो मैं ले रही हूँ ग्रो करने के लिए प्लांट को, वो अलग है, वो पौधे वाली मिट्टी नहीं है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर सैंड। अभी क्योंकि बारिश चल रही है तो रिवर सैंड में पानी आता रहेगा, निकलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो मिट्टी मॉइस्चर रहेगी, बाहर रखूँगी मैं इसको और पानी रुकेगा भी नहीं। तो अकेली जो बजरी होती है, जो रेत होता है, मानसून में कटिंग ग्रो करने के लिए बेस्ट मीडिया होता है। मैं आपको बताऊँ, कभी फेल ही नहीं होती। मैं हमेशा मानसून में कटिंग उगाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ रेत में। तो ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। चलो एलोवेरा का पत्ता भी हम ले आए, सब लोग लगाते हैं, हम भी लगा लेते हैं, वैसे ये काम भी करता है। तो फ्रेश एलोवेरा में इस वाले कटिंग के नीचे की 3-4 नोड को अच्छे से हमें डुबो लेना है एलोवेरा जेल में और इस बजरी में, रेत में हमें रख देना। और ध्यान रहे इस पॉट के अंदर होल होना ज़रूरी है। ये वो कुल्हड़ है चाय वाला जिसको मैंने पेंट कर लिया था और इसके अंदर मैंने अच्छे से होल बनाया हुआ है और बस रख दिया गमलों के बीच में, बाहर ही रहेगा ये और इसमें कुछ दिनों बाद नया पौधा उगेगा, नए प्लांट उगेंगे। काफ़ी मेस मेरा हो गया है गार्डन में इकट्ठा, ये तो कटिंग्स वगैरह काफ़ी निकल गई हैं। जो मुझे अभी इतनी भी नहीं ग्रो करनी है, बस इनको तो मैं बोलूँ टाटा बाय-बाय। तो अल्मांडा प्लांट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। ये प्लांट जो होता है बेलनुमा होता है। अगर आपको इसे चढ़ाना है किसी पौधे के साथ, किसी पेड़ के साथ, आपके घर के सामने कोई पेड़ है, बड़ा पेड़ है, तो बेस्ट पौधा है ये आपके लिए। उसके साथ में इसको लगा दीजिए और ये उसके साथ-साथ बढ़ेगा ना, इसके ऊपर फूल आएँगी तो इतना सुंदर लगेगा वो पेड़ आपका जो बाहर लगा हुआ है कोई भी। और अगेन सबसे डिफ़िकल्ट काम मैंने कर दिया इसको ऊपर रखने वाला, जो सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि ये पौधा सच में बहुत वज़न है। इसमें एक्चुअली पहले मेरे अंदर डहेलिया प्लांट लाई थी मैं और उसमें सिर्फ़ मिट्टी थी, मैंने इसको चेंज ही नहीं किया है। चलिए सब कुछ हो गया, अब खाना-पानी की भी ज़रूरत है। तैयार होने के बाद हर किसी को खाना-पानी चाहिए होता है, तो रेडी होके बैठ गया है, ग्रूम होके बैठ हो गया है, ग्रूम होके बैठ गया है मेरा प्लांट। अब उसे खाना-पानी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों ही हैं भरपूर मात्रा में, क्योंकि इसके अंदर है प्याज़ और केले के छिलके और मैंने डाले हैं इसमें आलू के छिलके। थोड़ी-सी मात्रा में मैंने 2 दिन तक मैंने भिगो दिया था इसको और ये होता है मेरा सारे के सारे पौधों का एक टॉनिक। मैंने इसको ले लिया है करीब-करीब 100 एमएल ले लिया है। 100 एमएल को मैं इसको 2 लीटर पानी में मिला रही हूँ और उसके अंदर डाल रही हूँ ऑर्गेनिक वाली हल्दी। ये पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का काम करेगी और इसके अंदर मैंने लगभग 1 चम्मच, छोटी चम्मच 1 ऑर्गेनिक वाली हल्दी मिक्स कर ली है और ये बन गया हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए, सबके लिए एक अच्छा-सा टॉनिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यही मैं अपने सारे पौधों में डालती हूँ। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कोई बाहर से खाद पानी कुछ भी नहीं लाती। जो भी मेरे घर में जो निकलते रहते हैं, छिलके वगैरह, उनको भिगो के रख देती हूँ। 2 दिन तक उनका पानी निकाल कर के उसमें कोई भी पेस्टिसाइड मिलाती हूँ। कभी मिलाती हूँ हल्दी, कभी मिलाती हूँ उसके अंदर छाछ, कभी मिलाती हूँ उसके अंदर थोड़ा फंगिसाइड पड़ा हो तो वो मिला देती हूँ। कभी मिला देती हूँ नीम खली, तो ये सब मिलाती हूँ। यहाँ पे पेंटास है और यहाँ पे ये देखिए सारे पौधों में मैंने यही वाला अपना डाल दिया है पानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।